हेलो फ्रेंड्स, तो एंशियंट हिस्ट्री में ना आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने कवर किया था मौर्य जो मगध का उत्कर्ष था ना, मतलब कि मगध के बारे में ये पढ़ा था। ठीक है, पहले मगध आया था, फिर आता है हमारा मौर्य वंश आता है। ठीक है, फिर मौर्योत्तर काल आता है। ठीक है, तो ये 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो पहले मगध वाले में हमने ना तीन वंश के बारे में पढ़े थे। कौन कौन से? हरक्य, शिशुनाग और नंद के बारे में। ठीक है, इनको हमने अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, तो जो मौर्य वंश है ना हमारा, इसमें ना हम सिर्फ 3 ही लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, तो इनके बाद जो था ना हमारा घनानंद था। इसके बाद हमारा जो था ना मौर्य वंश का वो होता है, मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो जो मौर्य वंश का जो है ना उसको ना थोड़ा सा एक बार डिटेल में देख लेते हैं। जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जानने का जो स्रोत है ना वो कौन कौन से हैं? साहित्य भी मिले हैं मौर्य साम्राज्य के और अभिलेख भी मिले हैं। साहित्य कौन कौन से हैं? धार्मिक भी है और धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी मिले। अभिलेख शिलालेख मिले हैं और स्तंभ लेख मिले हैं या गुहा लेख भी मिले हैं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य को साहित्य के ना दोनों तरह के मिले हैं, साहित्य भी और अभिलेख भी। ठीक है, जो साहित्य है ना उसमें ना क्या क्या जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष थे ना, तो धार्मिक साहित्य में क्या क्या थे? स्वदेशी साहित्य है और विदेशी साहित्य भी हैं। ठीक है, स्वदेशी साहित्य में कौन कौन से थे? मतलब कि जो धार्मिक था ना वो कौन से साहित्य के अंतर्गत आता था? स्वदेशी साहित्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो धार्मिक और जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है ना वो किस में आते थे? स्वदेशी साहित्य में आते हैं। ठीक है, धार्मिक साहित्य या धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जो आते हैं स्वदेशी। ठीक है, विदेशी साहित्य जो साहित्य था ना उसमें कौन कौन सा आता था? इंडिका, मैगस्थनीज, क्योंकि ये जो था ना यूनानी राजदूत था, यानी बाहर विदेशों से आया हुआ था। ठीक है, इसको क्या कहा गया था? विदेशी साहित्य कहा गया था। ठीक है, इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, फिर धार्मिक में हम पढ़ेंगे बाद में बौद्ध ग्रंथ हमने पढ़ा, जैन ग्रंथ पढ़ा। ठीक है, पुराण जो थे ना वो किस में आते हैं? धार्मिक में आते हैं। धर्मनिरपेक्ष में कौन कौन से आते हैं? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, वृद्ध, कथ मंजरी या कथा सरित सारंग। ठीक है, अर्थशास्त्र जो थे ना वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी थी। ठीक है, वृद्ध कथ मंजरी में मौर्य वंश की जानकारी या कथा सरिसार्ग। ठीक है, तो हमने देखा मौर्य वंश की जो जानकारी है ना किस किस में मिलती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, क्योंकि वो जो मौर्य वंश के कुछ शासक थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, वो किसको मानते थे? बौद्ध ग्रंथ को मानते थे, हमने पढ़ा था, है ना। और फिर बाद में हमने पढ़ा था कि बिंदुसार या उदयन वगैरह जो थे वो किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का जो वर्णन है इन ग्रंथों में भी है। ठीक है, और जो साहित्य है ना धर्मनिरपेक्ष साहित्य यानी अलग से लिखे गए हैं जो, यानी धर्म से वो के, तो वो कौन कौन से? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, वृत्त, कंथ मंजरी और कथा सरित सागर। और एक विदेशी साहित्य कौन सा था ये याद रखना? इंडिका, जो कि मैगस्थनीज ने लिखी थी, यूनानी राजदूत था। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ से, जिसने ना पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया, जो अफगानिस्तान से लेकर उत्तर के है ना कश्मीर तक, दक्षिण के कर्नाटक तक साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, कौन सा? मौर्य वंश था। जो मौर्य वंश है ना पूरे अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक और दक्षिण के कर्नाटक तक फैला हुआ था। ठीक है, मौर्य काल में ना प्रांत को क्या बोला जाता था? चक्कर बोला जाता था। और जो ये प्रांत थे ना 5 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, तो मौर्य काल प्रांत को क्या बोला जाता था? चक्कर, और यही प्रांत जो थे 5 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, मौर्य काल की जो राजधानी है ना वो देख लेते हैं। उत्तरापथ की और पश्चिम की राजधानी जो है ना तक्षशिला है। ठीक है, तक्षशिला देखा था हमने, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया उस साइड वहाँ पे पड़ता है, कौन सा? हमारा तक्षशिला। तो उत्तर या पश्चिम आ जाए तो तक्षशिला। दक्षिणापथ की जो राजधानी है ना स्वर्णगिरी है। ठीक है, स्वर्णगिरी। अब जो स्वर्णगिरी है ना हमारा कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, स्वर्णगिरी कर्नाटक में है। पूर्व की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि मगध बिहार में पड़ती है। ठीक है, कलिंग को ना तोशली, ठीक है, कौशल्य भी कहा जाता था। ठीक है, उज्जैनी की अवंती, अशोक का राज्यपाल था पहले, कौन? अवंती, तो उसी के नाम पर उज्जैनी अवंती। ठीक है, इनको रहने देना, ये याद रखना। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, पूर्व की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 ही याद रखिए। और प्रांत को क्या बोला जाता था? चक्कर। और कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। ठीक है, अब देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में हम 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आता है बिंदुसार, फिर आता है हमारा अशोक। ठीक है, फिर मौर्य वंश के बाद पढ़ेंगे हम मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल में हम शुगवंश, कण्व, सातवाहन, चेदी, कुषाण, इनका ना पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये वाला देख लेना। ठीक है, कौन कौन से राजा हुए और किस किस ने शासक किया और किस वंश की स्थापना की। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम अगले वाले चैप्टर में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बस मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, जिसमें कौन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, मौर्य वंश का जो संस्थापक है ना किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम था? चाणक्य। हमने पढ़ा था, मतलब कि जो मगध का उत्कर्ष हो रहा था, जो लास्ट वाला था ना हमने घनानंद का पढ़ा था। ठीक है, तो घनानंद के दरबार में कौन था? घनानंद के दरबार में था हमारा
चाणक्य था, कौटिल्य था। तो मैंने इसकी पूरी स्टोरी बताई थी। तो घनानंद के दरबार में कौटिल्य थे, मतलब कि जो घनानंद है ना वो कौटिल्य का क्या करता है, अपमान करता है और उनके जो है ना बालों को घसीट के क्या करता है, दरबार में लेके जाता है। तो उसका बदला लेने के लिए जो कौटिल्य होता है ना, वो जो मतलब कि कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य। तो ये जाके क्या करता है, चंद्रगुप्त से मिलकर और है ना किसकी हत्या करवा देता है, घनानंद को मरवा देता है और किसकी, मौर्य वंश की नींव रखता है। ठीक है, मैंने ये पीछे जो बताए थे ना उसमें सारी स्टोरी कवर कर रखी है, तो वो देख लेना वीडियो। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम क्या हो गया, चाणक्य, क्योंकि है ना इनके कौटिल्य ने ना मतलब कि क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर लिया था, अपना शिष्य बना लिया था। तो उनके गुरु कौन हो गया, खुद ही बन गए थे वे। ठीक है, तो उनके गुरु बन गए, उनको शिष्य बना लिया चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो बाद में ना घनानंद को मार के इसने क्या कर दी थी, मौर्य वंश की नींव रख ली थी। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, इनके गुरु का नाम चाणक्य था। ठीक है, चाणक्य के जो वास्तविक नाम कौन कौन से थे, विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य क्या ना चाणक्य नाम था और विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की जो खोज थी ना किसने की थी, कौटिल्य ने की थी। उनका अन्य नाम क्या है, चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य क्यों कहलाते थे, जो इनके पिता थे ना राजा चाणक्य थे, उन्हीं के नाम पर इनका क्या नाम पड़ गया था, चाणक्य पड़ गया था। ठीक है, इसने ना अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंध बातों का क्या क्या था, उल्लेख किया था। हमने बताया था जो अर्थशास्त्र था किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, इतना याद रखना। मौर्य साम्राज्य की जो थी ना प्रचलित मुद्रा क्या थी, यानी मौर्य साम्राज्य में ना मुद्रा को ना क्या कहा जाता था, तो पण कहा जाता था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में या फिर मौर्य वंश में क्या कहा जाता था, प्रचलित मुद्रा क्या थी, पण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। ठीक है, हमने पढ़ा था जब सिकंदर का आक्रमण हमने अच्छे से पढ़ा था ना, तो सेल्यूकस निकेटर जो कि है ना सिकंदर क्या करता है, थल सेना का क्या बना देता है, उसको अध्यक्ष। तो सेल्यूकस निकेटर कौन होता है, थल सेना का अध्यक्ष होता है, जो कि सिकंदर ने बनाया था। ठीक है, तो वो क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। इस सेल्यूकस निकेटर के राजपूत जो था ना, मतलब कि जो सेल्यूकस निकेटर होता है ना, उसका एक राजदूत था कि उसका क्या नाम था, मैगस्थनीज, जिसने क्या लिखी थी, इंडिका, जो कि विदेशी साहित्य में हमने पढ़ा था। और मैगस्थनीज ने इंडिका नामक क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इसका जो राजदूत था ना वो उसके दरबार में भेजता है, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर यहाँ से देखते हैं, जो सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री होती थी, मतलब कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कार्निलिया नाम है उसका, उसके साथ क्या करता है, चंद्रगुप्त विवाह कर लेता है। और इसने ना भारत के 8 महाजनपदों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो इस सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका जो राजदूत था कौन था, मैगस्थनीज। ठीक है, तो मैगस्थनीज इसका राजदूत होता था। ठीक है, वो दरबार में भेजता है और दरबार में भेजने के बाद उन्होंने मतलब कि पता करवाता है कि कैसे वहाँ का हाल है और फिर आक्रमण कर देता है। ठीक है, जैसे वो हार जाता है ना सेल्यूकस निकेटर, तो वो ना अपनी पुत्री जो होती है ना कार्निया, उसका विवाह किससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और फिर क्या कर देता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना 8 महाजनपदों पर क्या कर लेता है, कब्जा जमा लेता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, यानी कि जब मतलब कि इसके जीवन के थोड़े से समय रह गए थे ना, तब जाके इसने क्या किया था, जैन धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, जो इसने शिक्षा थी ना, जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, तो पूछ ली चंद्रगुप्त मौर्य ने ना जैन धर्म की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो है ना मृत्यु कहाँ पे होती है, श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। उपवास मैंने ना जब वो वाला चैप्टर पढ़ाया था, बौद्ध धर्म वाला जो चैप्टर पढ़ाया था शायद या जैन धर्म वाले में, तो उसमें पढ़ाया था कि एक होती है संधार विधि होती है या संलेखना विधि, जिसमें है ना मतलब कि हमें है ना मृत्यु की, अगर हमें मृत्यु चाहिए ना तो हमें संलेखना या संधार विधि अपनानी होगी, यानी हमें व्रत करना होगा, यानी फास्ट करना होगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ना व्रत के जरिए या फास्ट के जरिए क्या किया था, संलेखना या संधार विधि अपने प्रांत त्यागे थे। और कहाँ पे, श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला कहाँ पे, हमारा कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद बिंदुसार जो था ना अगला शासक बनता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के जो शासक थे ना घनानंद को अपदस्थ यानी हरा कर मौर्य वंश साम्राज्य की स्थापना की। हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी इसकी। ठीक है, सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, जो कि सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, और इसका जो था ना सेल्यूकस का, मैगस्थनीज का सेनापति कौन था, ये था सेल्यूकस था। ठीक है, और मतलब कि पूछ ले, दोनों तरह से पूछ ले, मैगस्थनीज का सेनापति सेल्यूकस और सेल्यूकस का
राजदूत मैगस्थनीज, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में जाता है। सैंडो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। सैंडो कोट्स होते थे, मतलब कि चंद्रगुप्त, मतलब कि एक वर्ड है सैंडो कोट्स, उसकी जो पहचान है ना वो किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त के टाइम पे ही हो गई थी सैंडो कोट्स की पहचान विलियम जोन्स ने। इनकी माता क्या नाम था, जो चंद्रगुप्त है ना उनकी माता क्या नाम था, मुर्रा नाम था। और जो इनके पिता थे वैसे तो है ना समुद्रगुप्त को माना जाता है, ठीक है। तो माता से याद रख लें, इनके जो माता वो कौन थी, मुर्रा थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त हमने यहाँ से कवर किया, ठीक है। हमने देखा तो यहाँ से मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु का नाम चाणक्य है, ठीक है। फिर जिनके नाम थे, जिन्होंने क्या ली थी, अर्थशास्त्र की खोज की थी। इनके समय में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी, पर्ण थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ना सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन होता था, मैगस्थनीज, जिसने इंडिका लिखी थी, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी, कारनिया, जिससे विवाह किसका होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का होता है। और 8 महाजनपदों पर सीधा उसका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। और शिक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से ली थी, ठीक है। इसकी मृत्यु श्रवण बेलगोला कर्नाटक में होती है, ठीक है। उपवास संथार या विधि से होती है, जो संथार या संलेखना विधि होती है ना उससे होती है, ठीक है। इसके बाद शासक बिंदुसार बनता है, ठीक है। इस जो मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त ने कैसे की वो हमने सारा डिटेल में पढ़ा, ठीक है। यानी चाणक्य के साथ या कौटिल्य के साथ मिलकर घनानंद को मरवाकर, ठीक है। फिर हमने देखा था यहाँ से सैंडो कोट्स की जो पहचान है ना विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त के टाइम पे था, ठीक है। इनकी माता क्या नाम था, मुर्रा था। अब मैगस्थनीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि ना चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में दरबार में आया था मैगस्थनीज, ठीक है। तो मैगस्थनीज के बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। जो मैगस्थनीज था ना एक यूनानी विद्वान था, ठीक है। कैसा था, यूनानी विद्वान था। यह मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, ठीक है, हमने जैसे पढ़ा था, ठीक है। ये है ना कब से कब तक है ना मौर्य दरबार में रहा था, तो 304 से लेकर 299 तक मौर्य दरबार में रहा, ठीक है। मुख्यतः यह पाटलिपुत्र में रहा तथा अपना सारा जो वृत्तांत है ना इसने इंडिका में लिखा, हमने पढ़ा था। मैगस्थनीज की जो बुक थी वो कौन सी थी, इंडिका थी, है। ये कौन था, यूनानी विद्वान था, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। तो यहाँ से ना 2-3 पॉइंट याद रख लेना यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, जो इंडिका लिखी थी ना किसने, हमने पढ़ा था इंडिका किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने लिखी थी। उसमें क्या क्या है, चंद्रगुप्त के ना व्यक्तित्व, ठीक है, उसकी जो पर्सनालिटी थी वो, उसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, शासन संबंधित जो भी जानकारी थी ना, मतलब कि पूरा वृत्तांत है ना उसने लिखा था, ठीक है। इंडिका में किसने, मैगस्थनीज ने, ठीक है। अब देख लेते हैं राजस्व जो प्रशासन है, ये प्रबंधन था ना कैसा था। तो है ना मैगस्थनीज ने अपनी बुक में जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार या शासन व्यवस्था में ना जो राजस्व व्यवस्था थी ना उसके बारे में क्या लिखा था, कि ये लिखा कि जो मौर्य वंश में जो भू राजस्व व्यवस्था की जो दर है ना वो कितनी थी, 1/4 थी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो कि कौटिल्य ने लिखी थी वो उसमें कितनी थी भू राजस्व व्यवस्था, 1/6 भाग। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, उसमें भू राजस्व की जो दर है ना या रेट है वो कितनी बताई थी, 1/6 भाग है, ठीक है। लेकिन मैगस्थनीज ने जो अपनी बुक लिखी थी उसमें कितनी बताई थी, 1/4, ठीक है। तो दोनों ने अलग अलग बताई थी भू राजस्व व्यवस्था की दर, ठीक है। अब देखते हैं इंडिका का भ्रामक विवरण। 7 प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन किसमें, इंडिका में। दास प्रथा नहीं थी, ठीक है। इंडिका की जो बुक में ना उसमें क्या क्या लिखा गया था वो थी, इसमें ना 7 प्रकार की जाति व्यवस्था बताई गई है। दास प्रथा नहीं थी। भारतीयों को लेखन कला है ना उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। भारत में अकाल नहीं पड़ता था, ठीक है। यानी कि पहले ही है ना अकाल क्यों पड़ेगा, क्योंकि पहले जो युद्ध वगैरह होते थे ना उससे पहले ही है ना क्या करते थे, सामान वगैरह इकट्ठा करके रख लेते थे, ठीक है। यानी कि फिर किसी भी चीज़ की है ना कोई कमी नहीं होती थी, ठीक है। तो इंडिका में किस किस का वर्णन है, हमने देखा था इंडिका में ना चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व, राजधानी, शासन संबंधी की तो जानकारी है ही, लेकिन 7 प्रकार की जाति व्यवस्था भी बताई गई है। दास प्रथा नहीं थी, इंडिका में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। भारतीय को लेखन कला का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। भारत में अकाल नहीं पड़ता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैगस्थनीज के बारे में कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, ठीक है। जो बिंदुसार है ना चंद्रगुप्त के बाद है ना कौन शासक बनता है, बिंदुसार बनता है, ठीक है। अब बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कब से कब तक रहा था, 298 से लेकर 272 तक रहा था, ठीक है। बिंदुसार को ना पुराणों में क्या कहा गया है, अमित्रघात, वारिसर या भद्रसार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसको, बिंदुसार को, ठीक है। और ये क्या था, जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। कौन, बिंदुसार, जैन धर्म का अनुयायी बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनाया था जैन धर्म को, ठीक है। और क्या था, यह आजीविक संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था, ठीक है। बिंदुसार के समय जो था ना
क्या था कि जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, ठीक है, बिंदुसार के समय में पूछ ले क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, ठीक है। और इसको दबाने के लिए ना सबसे पहले ये है ना किसको भेजता है, जो अपना मतलब कि इससे पहले नहीं ये सुशीमा को भेजता है, इसका जो बेटा होता है, ठीक है, छोटा बेटा होता है, बड़ा बेटा होता है सुशीमा, उसको भेजता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। तो ये बाद में किसको भेजता है, अपने बड़े बेटे सॉरी बड़ा छोटा वो देख लेते हैं हम आगे एक बार, पहले बस इतना याद रखें कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए सुशीमा को भेजता है, ठीक है। फिर बाद में क्या करता है ये अशोक को भेजता है, और अशोक क्या करता है, तक्षशिला के विद्रोह को अच्छी सफलतापूर्वक दबा देता है, ठीक है। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता, ठीक है, यानी उसको तक्षशिला का जो विद्रोह उसको दबाने के लिए भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस, ठीक है, तो पूछ ले एंटियोकस किसके शासनकाल में ना, मतलब कि जो एंटियोकस के जो राजा थे ना उसका संबंध मौर्य वंश से था, और किससे था, बिंदुसार से, ठीक है। तो जो बिंदुसार था ना, सीरिया के जो शासक था ना एंटियोकस, उसे ना अंजीर मंगवाता था, मदिरा यानी शराब, और दार्शनिक, ठीक है, उनसे मंगवाता था, किससे, दार्शनिकों से, मतलब कि कहाँ से मंगवाता था, सीरिया से मंगवाता था। और वहाँ सीरिया का शासक कौन होता था, एंटियोकस, ठीक है। तो वहाँ से किस चीज़ की डिमांड करता था, वो अंजीर की, मदिरा शराब की, और एक दार्शनिक की करता था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। चंद्रगुप्त का हमने पढ़ा था, उसने कितने पे किया था, 8 महाजनपदों पर, लेकिन बिंदुसार ने 10 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद अशोक जो था ना अगला शासक बना, ठीक है, अशोक बाद में बनता है। अब पढ़ते हैं एंटियोकस के बारे में। एंटियोकस है ना, इसी के दरबार में ना दोनों आते हैं, एंटियोकस 1 भी और 2 भी, ठीक है। तो पहले एंटियोकस 1 पढ़ते हैं, ठीक है। ये कब से कब तक रहा था, 261 से लेकर 246 तक। ये जो था ना सेल्यूकस निकेटर का पुत्र था, हमने देखा था यहाँ पे इसकी पुत्री, हमने चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़ा था ना, हमने किया था, ये रहा। सेल्यूकस जो था ना, सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत तो कौन था, मैगस्थनी थी, लेकिन सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी, कार्नेलिया थी, ठीक है। तो हमने सेल्यूकस निकेटर के बारे में है ना, हमने इसके राजदूत देखी, पुत्री देखी इसकी, ठीक है, लेकिन पुत्र भी था, कौन था पुत्र, एंटियोकस था, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर का पुत्र कौन था, हमारा एंटियोकस था। ये क्या था, सीरिया का शासक था, ठीक है। स्ट्राटो नामक इतिहासकार के अनुसार एंटियोकस प्रथम ने डायमेशन नामक एक यवन को राजा बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है, अपना राजदूत बनाकर भेजा था, ठीक है। तो पूछ ले कि जो था ना, मतलब कि स्ट्राचो नामक इतिहासकार ने के अनुसार एंटियोकस प्रथम ने डायमेसस, मतलब कि एंटियोकस ने ना डायमेसस नाम का एक यवन भेजा या राजदूत भेजा, ठीक है, किसके दरबार में, उसके बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। एंटियोकस ने डायमेसस नाम का एक वो राजदूत भेजा, ठीक है, किसके दरबार में, यहाँ से वो पूछेंगे, तो बिंदुसार के दरबार में। एंटियोकस और जो था ना बिंदुसार, उसके बीच क्या थे, घनिष्ठ मैत्री संबंध थे, ठीक है, यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन। फिर इसी के दरबार में दूसरा हुआ है एंटियोकस द्वितीय आता है, ठीक है, जो कि कब से कब तक रहा था, 261 से लेकर 246 तक, ठीक है। और ये भी कितना था, 261 से लेकर 246 तक ये भी रहा था, ठीक है। एंटियोकस जो था ना, ये भी कहाँ का था, सीरिया का ही शासक था, सीरिया और पश्चिम एशिया का क्या था, शासक था, कौन, एंटियोकस द्वितीय। इसका जो उल्लेख है ना, एंटियोकस द्वितीय का जो वर्णन है, अशोक के जो शिलालेख नंबर संख्या 13 है ना, उसमें ना अंत्योक नामक यौन राजा के रूप में हुआ, ठीक है। अंत्योक नामक जो यौन राजा ना, उसके रूप में किसका वर्णन हुआ था, एंटियोकस द्वितीय का वर्णन हुआ है, किसके अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में, और नंबर कौन सा था, संख्या 13, ठीक है, और सीरिया का शासक था। इसके राज्य जो थे ना अशोक के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा पर बताए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो राज्य था ना, यानी इसने जहाँ पर राज किया था, यहाँ जो जहाँ पर ये रहा था ना, वो कौन सा एरिया था, अशोक के साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी ना, वहाँ पर बताया जाता है। अशोक ने ना उसके साथ मित्रता के संबंध बना रखे थे, और उसके राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। किसने, एंटियोकस ने, जो है ना, हमने पढ़ा था एंटियोकस प्रथम का तो है ना बिंदुसार के साथ घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन एंटियोकस द्वितीय का संबंध किससे था, उसके अशोक के साथ क्या थे, अच्छे संबंध थे। और क्या किया था, इसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था, किसने, एंटियोकस ने। इसने मनुष्य और जो पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाई या औषधि वनस्पति आदि के पौधे भी लगवाए, किसने, एंटियोकस ने। तो पूछ ले मौर्य वंश में ना चिकित्सालय किसने खुलवाया, हॉस्पिटल किसने खुलवाए, मनुष्य और जो एनिमल्स है ना दोनों के लिए किसने खुलवाए थे, तो एंटियोकस द्वितीय ने खुलवाए थे, ठीक है। और औषधीय पौधे यानी जो जड़ी बूटी वाले जो पौधे होते हैं ना, वो भी किसने लगवाए थे, एंटियोकस ने लगवाए थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बिंदुसार भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बिंदुसार को क्या क्या कहा जाता है, अमित्रघात वारिसार भद्रसार के नाम से, ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। इसके समय में तक्षशिला का विद्रोह होता है, जिसको दबाने के लिए सुशीमा को भेजता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये क्या करता है, उसको अशोक को भेजता है। अशोक इसका छोटा बेटा होता है, और जो सुशीमा होता है ना उसका बड़ा बेटा होता है, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना,
ठीक है। तो एंड जो अशोक है ना तक्षशिला के विद्रोह में है ना सफलता प्राप्त कर लेता है और जनता का प्रेम भी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। फिर है ना ये है ना इसके दरबार में ना बिंदुसार के दरबार में है ना एंटियोकस आता है, उससे वो क्या मंगवाता था, अंजीरा, मदिरा, शराब या दार्शनिक मंगवाता था, ठीक है। एंटियोकस जो था ना सेल्यूकस निकेटर का पुत्र होता था और कहाँ का, सीरिया का शासक था, ठीक है। एंटियोकस है ना डायमेशस नाम का है ना यवन भेजता था, बिंदुसार के दरबार में भेजता है, ठीक है। तो पूछ ले डायमेशस किसके द्वारा भेजा गया था, एंटियोकस ने भेजा था, किसके, बिंदुसार के दरबार में। फिर एंटियोकस द्वितीय के बारे में पढ़ा, जिसका ना अशोक के साथ अच्छे संबंध थे, ठीक है। बौद्ध धर्म का ये क्या करता है, प्रचार करता है, हॉस्पिटल वगैरह खुलवाता है, ठीक है, और जड़ी बूटी वाले पौधे भी लगवाता है, ठीक है। इसका जो है ना वर्णन है ना अशोक के अभिलेख में है या शिलालेख में है, जिसके नंबर संख्या 13 है, ठीक है। और किस रूप में किया गया, अंतियोक नामक यौन राजा के रूप में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो एंटियोकस का दूसरा नाम क्या है, अंतियोक नामक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। अशोक ने कब से कब तक शासन किया, 273 BC से लेकर 236 BC तक, ठीक है। पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था, ठीक है। क्योंकि जो बिंदुसार के समय में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था ना, उसको दबाने के लिए किसको भेजा गया था, अशोक को भेजा गया और इसने ना बड़ी अच्छी या सफलतापूर्वक इसने क्या कर दिया था, विद्रोह को खत्म कर दिया था, ठीक है। तो सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों को प्रचलन बढ़ा। पूछ ले मौर्य वंश में ना शिलालेख जो होते थे ना, मतलब कि जो पत्थरों पर लेख लिखे जाते थे, पत्थरों पर खुदाई जो की जाती थी ना या फिर लेख लिखे जाते थे, उसको बोलते थे शिलालेख। शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर। तो उसका सबसे ज़्यादा प्रचलन बढ़ा था किसके समय में, अशोक के समय में। इन शिलालेखों की जो खोज है ना सबसे पहले ना 1750 में फैनथिलर ने की थी, ठीक है, फैनथिलर ने की थी। लेकिन इन शिलालेखों को पढ़ा किसने था, 1837 में जेम्स प्रीसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं, शिलालेखों का प्रचलन किसके समय में बढ़ा, अशोक के समय में। इन शिलालेखों की खोज किसने की थी, 1750 में पैंथेलर ने की थी, ठीक है। और लेकिन इनको पढ़ा 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा, ठीक है। प्रारंभ में तो अशोक जो है ना जो जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो मतलब कि हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य किसका था, जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार भी जैन धर्म का अनुयायी था, अशोक भी था। बट बाद में ना जब है ना क्या हुआ था, एक वो हुई थी, घटना हुई थी, ठीक है, कलिंग का, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम। प्रारंभ में तो अशोक जो था ना जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने ना शत्रुओं का क्या कर दिया, त्याग कर दिया और जीत भी गया था, ठीक है। तो कलिंग का युद्ध होता है किसके समय में, अशोक के समय में कलिंग का युद्ध होता है। इस युद्ध में ये जीत जाता है। लेकिन है ना जब युद्ध खत्म होता है तो ये देखता है ना इतनी ज़्यादा मारकाट या इतनी ज़्यादा मृत्यु हुई है ना, तो उस वजह से ना इसका जो था ना मन है ना उभर गया था। तो इसने ना युद्ध है ना करने की ना कसम खा ली थी बाद में, ठीक है। इसके बाद इसने कोई सा भी युद्ध नहीं किया कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। तो भारी मारकाट के बाद इसने क्या कर दिया था, शत्रुओं का त्याग कर दिया था, ठीक है। और फिर बाद में जैन धर्म को त्याग कर इसने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाया था। आप देखते हैं अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रतिपादित धम्म के लिए विश्वविख्यात था, ठीक है। यानी अपनी प्रजा के लिए इसने ना कुछ है ना बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए थे, उसको क्या कहा जाता था, यानी कि नैतिक उत्थान के लिए जो प्रतिपादित है नैतिक उत्थान किए थे, ठीक है। किसने, अशोक ने किए थे अपनी प्रजा के लिए, ठीक है। तो नैतिक उत्थान करने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन था, अशोक था। नैतिक उत्थान की जगह एक वर्ड बोला जाता है, उसको क्या नाम था, धम्म, ठीक है। तो पूछ ले जो अशोक ने अपनी जनता के लिए नैतिक उत्थान किए थे ना, तो नैतिक उत्थान के लिए जो प्रतिपादित शब्द कौन सा, हमारा धम्म। यानी नैतिक उत्थान की जगह हम किसका यूज़ करते थे उस टाइम पे, जो अशोक के टाइम पे क्या गया था, धम्म, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलवाद सेतु से ली गई है, ठीक है। अशोक ने जो धन दिया था ना उसकी जो है ना ये परिभाषा ना कहाँ से ली गई है धम्म की, तो राहुलवाद सूत्र है, एक ग्रंथ है या फिर साहित्य बोल सकते हैं, उसमें से लिए थी, ठीक है। तो धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, राहुलवाद सूत्र से ली गई है। अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन नहीं, यहाँ पे सीमन आएगा, ठीक है, सीमन। अशोक का एक बड़ा भाई था सीमन जो था ना उसने जो मतलब कि यहाँ से देखते हैं एक बार, एक सेकेंड। इसका जो पुत्र था ना नीग्रोथ से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। जो भाई था ना मतलब कि जो अशोक के बड़े भाई थे सीमन, उनका जो पुत्र था एक कौन सा नाम क्या था उनका, नीग्रोथ था। उससे प्रभावित होकर उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। बाद में उपगुप्त से उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, ठीक है। तो अशोक ने ना पहले जैन धर्म था लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। किससे प्रभावित होकर अपनाया था, नीग्रोथ से, जो कि उनके बड़े भाई का बेटा था, ठीक है। और शिक्षा कहाँ से ली थी उसने, उपगुप्त से ली थी, ठीक है। तो यहाँ से, और हमने जैन जो था ना चंद्रगुप्त मौर्य हमने पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और उसने कहाँ से ली थी शिक्षा, भद्रबाहु से ली थी, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अशोक के कलिंग युद्ध तथा हृदय परिवर्तन की जानकारी उसके 13वें शिलालेख से मिलती है, ठीक है। तो इसका जो कलिंग का पूछ ले, जो कलिंग का युद्ध है ना उसका वर्णन या फिर है ना हृदय परिवर्तन, क्योंकि हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा मारकाट हो गई थी तो उसने अपने शत्रुओं का त्याग कर दिया था, उन सभी का वर्णन किस में है, 13वें शिलालेख में है, ठीक है। ये जो शिलालेख थे ना ब्राह्मिक, ख्रोष्टी, अरामाइक या फिर कौन सी लिपि में लिखे गए थे, ग्रीक लिपि में लिखे गए थे, ठीक है।
तो पूछ ले जो अभिलेख वगैरह थे ना अशोक के समय में, जो अभिलेख वगैरह लिखे गए थे वो कौन कौन सी भाषा में थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक या ग्रीक में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ज़्यादातर है ना ब्राह्मी लिपि का यूज़ हुआ है। ठीक है, शिला के अशोक के जो शिलालेख है ना उसमें ब्राह्मी लिपि का सबसे ज़्यादा यूज है, लेकिन बाकियों का भी हुआ है। अशोक ने अपने शासकीय व राजकीय आदेशों को ना शिलालेखों पर खुदवा कर साम्राज्य के विभिन्न भागों में क्या किया, स्थापित करवा दिया था। ठीक है, अशोक ने क्या कर दिया था, अपने जो शासक थे ना मतलब कि राजकीय आदेशों मतलब कि कैसे राज किया या उस सभी का जो भी विवरण था ना उसने शिलालेखों पर लिखवा कर क्या कर दिया था, साम्राज्य उसका जो साम्राज्य था ना वहाँ पे उसने क्या कर दिया था, विभाजित करवा दिया था, स्थापित करवा दिए थे। मौर्य साम्राज्य के उच्च स्तर के अधिकारियों को ना तीर्थ बोला जाता था, यानी मौर्य वंश में ना जो उच्च स्तर के अधिकारी होते थे ना जिनका मतलब कि जो हाई जो होते थे मतलब कि हाई जो पोस्ट पे होते थे ना उन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तीर्थ बोला जाता था। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है, तीर्थ कितने हैं, 18 तीर्थ बताए गए हैं। ठीक है, तो अशोक के टाइम पे तीर्थ कितने थे, 18 थे। ठीक है, और तीर्थ किसको बोला जाता था, उच्च स्तर के अधिकारियों को बोला जाता था। अशोक का दूसरा नाम क्या था, देव नाम प्रिय। ठीक है, CHSL के एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अशोक का नाम क्या नाम था, देव नाम प्रिय। ठीक है, देव नाम से प्रिय से कौन विख्यात है, तो अशोक। इस वंश का जो अंतिम शासक ना बृहद्रथ माना जाता है। ठीक है, वैसे तो है ना मौर्य वंश में 3 ही शासकों के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, लेकिन जो लास्ट है ना बृहद्रथ इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से हम देख लेते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो इसका जो जन्म है कौटिल्य का कहाँ पे होता है, तक्षशिला में होता है। इसकी जो जाति थी कौन क्या थी, ब्राह्मण। माता यशोमही, पिता का नाम क्या था, चणक। चणक का पुत्र होने के कारण ये क्या कहलाए थे, चणक। तो कौटिल्य का दूसरा नाम क्या हो गया, चणक। और तीसरा देख लेते हैं ये रहा। इनके जो अन्य नाम थे वो क्या थे, विष्णुगुप्त। ठीक है, क्योंकि है ना नीतिसार के नाम से है ना नीतिसार थे ये। ठीक है, तो उसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, विष्णुगुप्त। द्विजर्भव, ठीक है, यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण था। ठीक है, श्रेष्ठ ब्राह्मण को क्या कहा जाता था, द्विजर्भ। ठीक है, जर्भ बोला जाता था श्रेष्ठ ब्राह्मण को। और भारत का मैक्यावली चाणक्य। ठीक है, भारत का मैक्यावली किसको कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य के हमने यहाँ से बहुत सारे नाम देखे वो देख लेते हैं। कौटिल्य को क्या कहा जाता था, चणक कहा जाता है, क्योंकि इनके पिताजी थे ना उनका नाम क्या था, चणक था। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या कहलाए, चाणक्य कहलाए। ठीक है, ठीक है, पहला नाम तो ये हो गया चाणक्य। विष्णुगुप्त द्विजर्भ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। और भारत का मैक्यावली किसको कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। अब इसने क्या लिखी थी, चाणक्य ने या कौटिल्य ने किसकी रचना की थी, अर्थशास्त्र की। ठीक है, इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। 15 अधिकरण भाग है किसमें, अर्थशास्त्र में। इसकी खोज करता किसने, अर्थशास्त्र की ना खोज किसने की थी, तो वो किसकी, आचार्य श्याम शास्त्री ने की थी। जो लिखी थी ना मतलब कि कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र की ने रचना की थी, लेकिन बाद में ना इस अर्थशास्त्र को खोजा किसने था, तो उनका नाम है आचार्य श्याम शास्त्री। ठीक है, इसमें ना 15 अधिकरण भाग है, 180 प्रकरण उपभोग है, 600 श्लोक है, और जो भाषा कौन सी है, संस्कृत है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र से ना यहाँ से ना 4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं ना वो देख लेंगे, क्योंकि आज तक हमने कभी नहीं पढ़े इन वाले क्वेश्चन, तो ये याद रखना। 15 क्या है, अधिकरण भाग है, 180 प्रकरण उपभोग है, 600 श्लोक है, और भाषा कैसी है, अर्थशास्त्र की संस्कृत है। और इसकी जो खोज थी ना वो किसने की थी, आचार्य श्याम शास्त्री ने की थी। ठीक है, जो आचार्य श्याम शास्त्री ना अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, आचार्य श्याम शास्त्री ने ना 1905 में मैसूर संग्रहालय से क्या की थी, अर्थशास्त्र की खोज की थी। ठीक है, 1909 में इसका पहली बार प्रकाशन किसका, अर्थशास्त्र का। 1915 में पहली बार अंग्रेजी अनुवाद। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के बारे में जब इसने खोज की थी ना, किसने, आचार्य श्याम शास्त्री थे। उन्होंने क्या क्या काम किए थे, 1905 में ना मैसूर संग्रहालय से कर दिया था इसका काम। ठीक है, किसका, अर्थशास्त्र का। 1905 में मैसूर संग्रहालय से अर्थशास्त्र की खोज की जो काम था ना वो शुरू कर दिया था। 1909 में इसका पहली बार प्रकाशन किया गया था, किसका, अर्थशास्त्र का। तो पूछ ले अर्थशास्त्र का पहली बार प्रकाशन कब किया गया था, 1909 में किया गया था। 1915 में इसका ना अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। ठीक है, किसका, अर्थशास्त्र, क्योंकि हमने पढ़ा था जो अर्थशास्त्र है ना कौन सी भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था, 1915 में हुआ था। ठीक है, प्रकाशन कब हुआ था, 1909 में। और कहाँ से हुआ था, 1905 में मैसूर संग्रहालय से हुआ था। ठीक है, तो कौटिल्य के बारे में हमने ये सारा पढ़ा। ठीक है, अब है ना कुछ जो पॉइंट रह गए थे ना वो देख लेंगे, जो इसमें नहीं लिखे ना एक्स्ट्रा लिखे हैं अलग से। ठीक है, हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने जो थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य 298 BC में संलेखना या संधारा विधि से क्या किए थे, प्राण त्याग देता है। ठीक है, कहाँ पे, श्रवणबेल गोला में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो संलेखना विधि से क्या किए थे, प्राण त्यागे थे। ठीक है, संलेखना विधि हमने ना बौद्ध धर्म में या फिर जैन धर्म को जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, संलेखना विधि जैन धर्म में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो वहाँ से बिंदुसार हमने देखा था, बिंदुसार के ना जो सीरिया के शासक था एंटियोकस है ना 3 चीज़ों की मांग करता है। कौन कौन से, सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और एक दार्शनिक। ठीक है, इन
तीन चीज़ों की मांग करता था कौन? बिंदुसार। मिस्र का एक राजा होता था टोलमी द्वितीय, या जिसको क्या कहा जाता है? फिलाडेल्फस भी बोला जाता है, ठीक है। डायनोसिस आई है, यानी कि है ना, मतलब कि जो बिंदुसार था ना, एंटियोकस से क्या मांग करता था? सूखी अंजीर, अंगूरी शराब और एक दार्शनिक। तो वो जो दार्शनिक आता था ना, उसका नाम क्या था? टोलमी द्वितीय, जिसको क्या कहा जाता है? फिलाडेल्फस बोला जाता है। डायनोसिस, ठीक है, दार्शनिक को क्या बोला जाता है? डायनोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो उस दार्शनिक का क्या नाम था? टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक है। जैन साहित्य में ना, हमने देखा था बिंदुसार किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था, ठीक है। तो जैन साहित्य में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है, ठीक है। सिंह सेन किसको कहा गया है? बिंदुसार को, ठीक है। इन्हीं के काल में तक्षशिला में एक विद्रोह होता है जिसको दबाने के लिए सुसीमा को भेजता है, ठीक है। सुसीमा इसका क्या होता है? बड़ा बेटा होता है जो कि असफल हो जाता है। फिर क्या करता है? अशोक को भेजता है जो कि सफल हो जाता है, ठीक है। तक्षशिला का विद्रोह पूर्ण रूप से अशोक के द्वारा खत्म किया गया था, ठीक है। जो क्वेश्चन उसमें रह गए थे ना, वो यहाँ पे बता रही हूँ मैं। फिर हमने पढ़ा था बाद में अशोक के बारे में। अशोक ने ना अपने 99 भाइयों की हत्या करके ना राजगद्दी पर बैठा था, ठीक है। अशोक के बारे में पूछ ले तो जो था ना, अशोक अपने ना 99 भाइयों की हत्या करके क्या बैठा था? राजगद्दी पर बैठा था। अशोक के ना, मतलब कि जो पुत्र था ना, पुत्र का नाम तो महेंद्र था, लेकिन पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा था, ठीक है। तो अशोक के पुत्र और पुत्री जो संघमित्रा थी ना, इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। कहाँ पे? श्रीलंका में, ठीक है। तो अशोक अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है, किसका? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो स्थान थे ना श्रीलंका में, तो ये तो अपने पुत्र पुत्री दोनों को भेज देता है, लेकिन जो बाकी प्रचारक केंद्र कौन कौन से थे? प्रचारक स्थान थे सीरिया, ठीक है, मिस्र और ग्रीस, ठीक है। यहाँ पे भी भेजता है। अशोक ने भारत में ब्राह्मी लिपि, ठीक है, मतलब कि जो ब्राह्मी लिपि का ना, मतलब कि सबसे ज़्यादा शिलालेखों पे अभिलेख जो लिखवाए थे ना, ब्राह्मी लिपि लिखवाए थे, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया था भारत में? तो वो किया था अशोक ने, ठीक है। अब देखते हैं जो लिपि थे ना, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लिपि प्रसिद्ध थी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि तो हमारे कहाँ पे प्रसिद्ध थी? उसमें थी भारत में, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे हुआ था? हमारे भारत में। फिर आती है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि है ना, क्या होती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना, उल्टा हम क्या करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है ना, यहाँ से स्टार्ट की जाती है, ऐसे उल्टी लिखी जाती है, यानी दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं ये वाला हो गया और बायां हमारा वो साइड हो गया, तो यहाँ से ऐसे लिखा जाती है खरोष्ठी। तो खरोष्ठी लिपि कहाँ कहाँ पर थी? पाकिस्तान के काबुल और तक्षशिला में क्या थी? खरोष्ठी लिपि वो थी, वहाँ पे यूज़ की जाती थी, ठीक है। अरामाइक लिपि कहाँ पे यूज़ की जाती थी? तो जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो काबुल तक्षशिला है ना, दोनों साइड में क्या थी? खरोष्ठी और अरामाइक दोनों लिपि लिखी जाती थी। अरामाइक और ग्रीक लिपि पूछ ले तो वो कहाँ पे लिखी जाती है? कांधार से, मतलब कि कांधार का जो एरिया है ना, वहाँ पे लिखी जाती है। और वहाँ से ना कांधार से एक शिलालेख भी मिला था, साहा एक अभिलेख, ठीक है। तो कौन सी भाषा में लिखा गया है? अरामाइक और ग्रीक लिपि में लिखा गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ से 4 लिपि पढ़ी। ब्राह्मी लिपि का भारत में विकास ज़्यादा हुआ है, खरोष्ठी लिपि का और अरामाइक लिपि का पाकिस्तान अफगानिस्तान के काबुल व तक्षशिला में, ठीक है। अरामाइक व ग्रीक लिपि का किस में हुआ है? तो कांधार से हुआ है, ठीक है। कांधार से एक शिलालेख भी मिला जिसका क्या नाम है? सहायक हुनर, ठीक है। अरामाइक या ग्रीक लिपि में लिखा गया है, ठीक है। इनको ना द्विभाषी अभिलेख भी पूछ ले कहा जाता है, तो पूछ ले किस लिपि को ना द्विभाषी अभिलेख भी बोला जाता है, तो वो कौन कौन सी? अरामाइक और ग्रीक लिपि, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। 4 लिपि हमने पढ़ी और द्विभाषी लिपि में कौन कौन से आते हैं? अरामाइक और ग्रीक लिपि, ठीक है। यहाँ पे ना अशोक के टाइम पे ना कुछ वो थी, मतलब कि जैसे हमने देखा था यहाँ से कि उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। राजस्व अधिकारियों को समाहर्ता बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये है ना 2 या 3 बार पूछा गया समाहर्ता का, ठीक है। हर बार भूल जाते हैं लेकिन बच्चे, ठीक है, क्योंकि हमें ना सिर्फ इतना याद रहता है कि जो था ना समाहर्ता था, लेकिन क्या था वो नहीं पता होता है। तो राजस्व अधिकारी तो समाहर्ता, उच्च अधिकारी तीर्थ और अमात्य मंत्रियों को बोला जाता था, ठीक है। केंद्रीकृत शासन जो चलाता था ना उसको राजा बोलते थे, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। और राजकोषीय जो अध्यक्ष है उसको सन्निधाता बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चारों के चारों हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इनको मत भूलना, चाहे इनको है ना 3 से 4 बार है ना याद कर लेना, उसी वक्त हो जाएगा, ठीक है, जब ये नोट्स बना रहे हो, ठीक है। अमात्य मंत्री, राजस्व अधिकारी समाहर्ता, ठीक है, उच्च अधिकारियों को तीर्थ और राजकोषीय अध्यक्ष को सन्निधाता, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये जो की पॉइंट रह गए थे ना, कुछ जो हमने टॉपिक किया था उसमें रह गए थे वो कह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं, शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में। देखें, मौर्य वंश का हमने 3 शासक के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य,
बिंदुसार और अशोक के बारे में, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में जो अंतिम कौन था, बृहद्रथ था, ठीक है। जो मौर्य वंश की जो राजधानियाँ थी ना वो कौन कौन सी थी, उत्तर व पश्चिम साइड में कौन सी थी, तक्षशिला थी, ठीक है। पूर्व में हमने पढ़ी थी पाटलिपुत्र जो कि मगध बिहार में पड़ती है, ठीक है। दक्षिण में पढ़ी थी हमने सुवर्णगिरी जो कि कर्नाटक में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने राजधानियाँ पढ़ी, मौर्य वंश की कौन कौन सी राजधानी है, ठीक है। मौर्य वंश की हमने राजधानियाँ पढ़ ली, यहाँ से उत्तर में दक्षिण में तक्षशिला, पूर्व में पाटलिपुत्र, दक्षिण में सुवर्णगिरी, ठीक है। फिर मौर्य वंश में हमने देखा था कि जो प्रांत थे ना उनको क्या कहा जाता था, चक्कर बोला जाता था। प्रांतों में क्या बोला जाता था, चक्कर। और ये कितने प्रांत थे, 5 प्रांत थे, ये 5 भाग थे, ठीक है। फिर हमने यहाँ से पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो यहाँ से देख लेते हैं। चंद्रगुप्त जो मौर्य था ना उसका जो नाम क्या था, देवराजा था। लेकिन बिंदुसार का क्या क्या नाम था, जैन धर्म में तो इसको सिंहसेन कहा गया, और वैसे क्या नाम था, अमित्रघात, वारिसार या भद्रसार, ठीक है। एक ही नाम और रह गया, 1 मिनट, मित्रघात, ठीक है, ये नाम है मित्रघात, वारिसार ये वाला वो वाला, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना याद रख लेंगे हम। चंद्रगुप्त मौर्य को तो क्या कहा जाता था, देवराजा, इनको सिंहसेन, और मित्रघात वाला मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना है, मित्रघात, वारिसार, भद्रसार। अशोक को देवनाम प्रिय, ठीक है। अब देख लेते हैं एक एक करके सारा। अशोक के जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु कौन था, चाणक्य, ठीक है, जो इसकी मदद करके मौर्य वंश की जो होती है ना साम्राज्य की नींव रखते हैं, ठीक है। प्रचलित मुद्रा कौन थी इसके टाइम पे, हमने देखी थी पर्ण थी, ठीक है। इसके दरबार में कौन आता है, सेल्यूकस निकेटर का क्या होता है, आक्रमण होता है। सेल्यूकस निकेटर कौन होता है, सिकंदर का सेनापति होता है, ठीक है। और इसका सेनापति कौन या राजदूत कौन होता है, मैगस्थनीज होता है, ठीक है, जो कि इसकी रचना करता है, इंडिका की रचना करता है। ये कौन होता है, यूनानी शासक होता है, ठीक है, यूनानी विद्वान, ठीक है। सेल्यूकस की पुत्री होती है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है कौन, कारेनिया। उसका विवाह किससे हो जाता है, हमारा चंद्रगुप्त से हो जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त से है ना विवाह होने के बाद है ना जो होता है ना चंद्रगुप्त, वो क्या कर लेता है, 8 महाजनपदों पर कब्जा कर लेता है, या फिर 8 महाजनपदों पर किसका कब्जा हो जाता है, चंद्रगुप्त का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिए थे। फिर क्या था कि हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य है ना अपने है ना अंतिम क्षणों में या फिर अपने जीवन के कुछ लास्ट क्षणों में क्या कर लेता है, जैन धर्म को अपना लेता है, ठीक है। और जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से ली थी, ठीक है। इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, श्रवणबेलगोड़ा, जो कि कहाँ पे पड़ता है, हमारा कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और इसने क्या लिया था, संथार विधि से ली थी, संथार विधि से अपने क्या किए थे, प्राण त्याग दिए थे संथार विधि से, ठीक है। फिर है ना चंद्रगुप्त, और हमने देखा था चंद्रगुप्त कौटिल्य में मिलकर क्या कर देते हैं, घनानंद को मरवा देते हैं, और फिर बाद में किसकी स्थापना करते हैं, मौर्य वंश की नींव रखते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था सेंटो कोट्स, जिसकी पहचान किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। यहाँ से बस इतना। हमने देखा था कि मैगस्थनीज की जो बुक थी ना इंडिका, उसमें भू राजस्व व्यवस्था की दर कितनी है, 1/4% है। लेकिन कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भू राजस्व व्यवस्था की दर कितनी है, 1/6 है, ठीक है। हाँ, ये वाला तो यहीं से हो गया था, ठीक है। देखा संलेखना संथार विधि से प्राण त्यागे किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। मैगस्थनीज के बारे में, ठीक है, जो कि है ना किसका वो था, राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का था, ठीक है। यूनानी विद्वान था, पाटलिपुत्र में रहकर इंडिका की लिखी, ठीक है। इंडिका में किस क्या क्या वर्णन किया था, चंद्रगुप्त क्या ना मतलब कि शासन, व्यक्तित्व, ठीक है, उसकी राजधानी सभी का वर्णन किया गया है, किसमें, इसमें इंडिका में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने यहाँ से ये पढ़ लिया था। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ से और रहेगा। चंद्रगुप्त की मौर्य की माता का क्या नाम था, मूरा था, और पिता समुद्रगुप्त माने जाते हैं, ठीक है। वैसे ये दूसरी समुद्रगुप्त, आगे जो हम गुप्त काल में पढ़ेंगे ना समुद्रगुप्त, वो अलग है, ठीक है। तो वैसे इनके पिताजी का नाम रहने दो, ठीक है, क्योंकि जो 2 समुद्रगुप्त हुए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा, इनकी ना 3 पत्नियां थी, ठीक है। एक तो दुधरा थी, एक हेलेना थी, और तीसरी कौन थी, कार्निलिया थी, ठीक है। कार्निलिया कौन थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, ठीक है। दुधरा थी ना जो, उनसे उनका जो बेटा कौन था, बिंदुसार था, जो आगे चलकर मौर्य वंश का लेकिन 2nd शासक होता है, ठीक है। तो बिंदुसार की माता का क्या नाम था, दुधरा थी, ठीक है, माता का नाम। एक हेलेना थी, ठीक है। जो दुधरा थी ना ये घनानंद की पुत्री थी। हमने देखा था जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना कौटिल्य के साथ मिलकर घनानंद को मार देता है, ठीक है, और फिर मौर्य वंश की नींव रखता है। तो घनानंद की ना बेटी होती है, उसका क्या नाम होता है, दूरधरा होता है, ठीक है। उससे क्या करते था, विवाह कर लेता है, और उससे कौन सा पुत्र प्राप्त होता है, इसको बिंदुसार, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, जो उसमें रह गए थे ना वो यहाँ पे कवर करवा दिए हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने यहाँ से पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में, ठीक है। बिंदुसार के बारे में हमने देखा था कि इसको ना जैन धर्म में क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है, ठीक है। अमित्रघात, वारिसर या भद्रसार भी बोला जाता है, ठीक है। जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था, आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। तक्षशिला का विद्रोह होता है इसके दरबार में, हमने देखा था, जिसको दबाने के लिए क्या करता है, सुशीमा को भेजता है। ये सुशीमा क्या होता है, इसका बड़ा बेटा होता है, ठीक है। सुशीमा इसका बड़ा बेटा होता है, ठीक है। बिंदुसार की माता का कौन थी, बिंदुसार की माता हमने देखी दूधरा थी, ठीक है, जो कि ना घनानंद की पुत्री थी, ठीक है। हमने इसकी माता देख ली, इसके नाम,
जैन धर्म को अपनाता था, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया था कि तक्षशिला का विद्रोह होता है जिसको दबाने के लिए क्या करता है, अशोक को भेजता है, ठीक है। बाद पहले तो है ना सुशीमा को भेजता है, लेकिन वो क्या जाता है, हार जाता है, ठीक। फिर उसको भेजता है अशोक का, वो जीत जाता है, ठीक है। बिंदुसार ने 10 महाजनपदों पर क्या किया था, राज किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कितने महाजनपदों पर राज किया था, 8 महाजनपदों पर राज किया था, ठीक है। बिंदुसार ने 10 महाजनपदों पर राज किया था, ठीक है। इसके दरबार में कौन कौन से, इसके दरबार में एंटियोकस और एंटियोकस द्वितीय दोनों थे। एंटियोकस तो ना इसी के दरबार में थे, जो थे ना एंटियोकस द्वितीय था वो अशोक के दरबार में था ज़्यादा, ठीक है। तो इसका इसके साथ संबंध था और इसका इसके साथ संबंध है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था, मैगस्थनीज आया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। एंटियोकस कौन था, सीरिया का शासक था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, पुत्र था एंटियोकस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये रह गया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी, हेलेना थी, जिससे चंद्रगुप्त में विवाह कर ले 8 महाजनपदों पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, ठीक है। और पुत्र कौन था इसका, सेल्यूकस निकेटर का एंटियोकस, जिससे ना बिंदुसार क्या मंगवाता था, 3 चीज़ें मंगवाता था। कौन कौन सी 3 चीज़ें मंगवाता था, हमने देखे थे, सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक, ठीक है। और दार्शनिक का नाम क्या था, टोलमी द्वितीय, या जिसको क्या कहा जाता, फिलाडेल्फस कहा जाता था, ठीक है, फिलाडेल्फस, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर का पुत्र कौन, एंटियोकस, ठीक है। डायमेसस यवन, इसे है ना बिंदुसार के दरबार में भेजता है राजदूत बनाकर, ठीक है। कौन, एंटियोकस जो होता है ना, वो एंटियोकस का राजदूत कौन होता है, डायमेसस होता है, जो कि है ना बिंदुसार के दरबार में भेजता है राजदूत बनाकर, ठीक है। तो डायमेसस किसके दरबार में आता है, बिंदुसार के दरबार में आता है। और डायमेसस कौन होता है, एंटियोकस का क्या होता है, राजदूत होता है, ठीक है। एंटियोकस और बिंदुसार के बीच में क्या थे, घनिष्ठ संबंध थे, ठीक है। और क्या क्या मंगवाता था ये हमने देख लिए, ठीक है। दार्शनिक भेजा था एंटियोकस ने ना, दार्शनिक तो कौन सा भेजा था, टोलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस, लेकिन राजदूत कौन सा भेजा था उसके दरबार में, डायमेसस, जो कि यवन था, ठीक है। यवन यहूदी जो थे ना वो थे, उस तरह थे, ठीक है। तो यवन को भेजता है, ठीक है। दार्शनिक टोलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस, और राजदूत कौन सा था, डायमेसस, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। जो ये होते थे ना, क्या नाम है इसका, दार्शनिक, इनको क्या कहा जाता है ना, डायनोसिस बोला जाता था, ठीक है। डायनोसिस मीन्स दार्शनिक। फिर पढ़ते हैं हम अशोक के बारे में। अशोक के बारे में हमने पढ़ा था मौर्य वंश का सबसे महाप्रतापी शासक था। इसने क्या था, अपने ना 99 भाइयों की हत्या करके क्या था, 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। इसका अन्य नाम क्या था, देवनाम प्रिय था। इसके समय में जो शिलालेख थे ना, यानी पत्रों पर जो लिखते थे, उसका जो प्रचलन बढ़ गया था, ठीक है। शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी, 1750 में फैनटेलर ने की थी। लेकिन इनको पढ़ा किसने था, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था, ठीक है। 1750 में खोज किसने, फैनटेलर ने, लेकिन पढ़ा किसने, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। ये क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि है ना हमने देखा था जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भी जैन धर्म को मानता था, ठीक है। बिंदुसार भी जैन धर्म को मानता था, लेकिन जो अशोक था ना पहले जैन धर्म को मानता था, लेकिन कलिंग के युग के बाद इसने क्या कर दिया था, अपने हथियार त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म का ना प्रचार करने के लिए ना, मतलब कि जो बौद्ध धर्म थे ना, उसने इसकी शिक्षा ना किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी, ठीक है। एक बार स्टोरी पढ़ लो वैसे ही, ठीक है। तो कलिंग के युद्ध में इसने भारी मारकाट हुई, तो उसने देखा कि ना इसका जो था ना, उसको ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, ठीक है। इसने अपने शस्त्र या हथियार त्याग दिए और क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए इसने ना सबसे पहले शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से नाम से ली थी, जो कि बौद्ध धर्म का क्या था, मतलब कि गुरु था, ठीक है। इसका जो इसने अपने गुरु बनाए थे उपगुप्त को, ठीक है। फिर बाद में ये क्या करता है, इसका जो पुत्री होती है, आगे चल के हम देख पड़ेंगे, पुत्र तो महेंद्र और पुत्री संमित्रा को क्या करते थे, श्रीलंका भेज देते हैं, कहाँ पे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से था, ये देख लेते हैं। पहले जैन धर्म का क्या था, अनुयायी थी, बाद में इसने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। बाद में क्या कर लिया, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ना, अशोक के 13वें जो शिलालेख है ना, उसमें वर्णन है कलिंग युद्ध का, ठीक है। इसने ना लोगों का ना बहुत ज़्यादा उत्थान किया, या बहुत ज़्यादा कल्याणकारी काम किए थे, किसके, लोगों के लिए। तो उस नैतिक उत्थान के लिए इसका एक शब्द यूज़ किया गया है, धम्म। इसकी जो परिभाषा कहाँ से ली गई है, राहुलोवाद सूत से ली गई है, ठीक है। राहुलोवाद सूत से ली गई है, ठीक है। अशोक का ना बड़े भाई था कौन, निग्रोध, हमने देखा था। जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और क्यों अपनाया था वो देख लेते हैं। एक तो ना कुछ तो ना इस मतलब कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, उसमें ना भारी मारकाट की वजह से ना, एक तो इसकी वजह से हो गया था, ठीक है। दूसरा इसने देखा कि इसका जो बड़ा भाई है ना, कौन, सीमन, ठीक है। सीमन का जो बेटा है ना, निग्रोध, वो भी बौद्ध धर्म को मानता था। उससे प्रभावित होकर उसने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और किससे शिक्षा ली थी, उपागुप्त से ली थी, या क्या कहा जाता है, उपगुप्त भी बोला जाता है इनको, ठीक है। उपागुप्त या फिर उपगुप्त से इन्होंने क्या ली थी, शिक्षा ली थी, ठीक है। तो निग्रोध अपने बड़े भाई सीमन का जो पुत्र था ना, उससे
प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की शिक्षा को अपनाया या बौद्ध धर्म को अपनाया इन्होंने। और शिक्षा ली किसी उपागुप्त से ली, ठीक है। इनके शिलालेखों की भाषा कौन सी थी? ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, अरामाइक और ग्रीक, ठीक है। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका यूज हुआ है? ब्राह्मी का। ब्राह्मी का कहाँ पे यूज हुआ है? भारत में हुआ है। खरोष्टी लिपि का और जो अरामाइक लिपि का उसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे हो? अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो तक्षशिला है ना, तक्षशिला जो एरिया था, तक्षशिला वाला जो एरिया था वहाँ पे हुआ है, ठीक है। और ग्रीक का और अरामाइक का, इनको ना द्विभाषी भी बोला जाता है, ठीक है। पूछ ले द्विभाषी शिलालेख कौन सी है, भाषा कौन सी है? तो वो है अरामाइक व ग्रीक, ठीक है। फिर हमने देखा था अशोक के पुत्र कौन थे? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा, जिसको श्रीलंका भेजता है, किसका? बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट यहाँ से देख लेते हैं एक बार वो। ये रहा, ब्राह्मी थी भारत में, खरोष्टी थी पाकिस्तान के काबुल तक्षशिला, पाकिस्तान अफगानिस्तान के काबुल तक्षशिला में, अरामाइक, ठीक है। अरामाइक और ये रह गया था, अरामाइक और ग्रीक कहाँ से थी? कांधार से, ठीक है। अरामाइक या फिर ग्रीक लिपि का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे हुआ? कांधार में हुआ, ठीक है। कांधार में क्या मिला है? शाही कुना लिखा, जिसमें ना कि कौन सी लिपि का यूज़ हुआ? अरामाइक और ग्रीक लिपि का यूज़ हुआ। इन दोनों को क्या बोला जाता है? द्विभाषी अभिलेख बोला जाता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से पढ़े थे जो अमात्य हैं उनको क्या कहा जाता है? मंत्री। राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? समाहर्ता। उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ। और राजकोषीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? सन्निधाता बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा मौर्य वंश का कंप्लीट। ये हो गए शॉर्ट नोट्स, एक बार दोबारा देख लेना चाहिए इनको, ठीक है। ऐसे बना लोगे ना नोट्स, मतलब कि जाना, मतलब कि जो जब हम रिवीजन करेंगे ना तो इस तरह याद करने में हमें ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक बार है ना पहले पूरा टॉपिक पढ़ो, ठीक है। फिर दूसरा उसको एक बार और पढ़ो, ठीक है। 3 बार तो है ना किसी भी टॉपिक को 3 बार पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद नोट्स बनाओ, ठीक है। सेकंड टाइम है ना, मतलब कि 4th टाइम है ना नोट्स बनाओ, ठीक है। जो मेन पॉइंट है ना जो हम याद कर सकते हैं, मतलब कि है ना सिर्फ एक ही पेज पे लिखो, जितना हो सके ना सिर्फ एक ही पेज यूज़ करो, ठीक है। उस एक पेज पे ना सारा मैटेरियल लिख दो, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी हमने पढ़ा ना वो सारे पॉइंट है, यानी कि कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, ताकि जब हम रिवीजन करें ना तो जल्दी जल्दी याद हो जाए, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने देखा इसको देवराजा कहा जाता था, इसको सिंहसेन जैन धर्म में, अमित्र घात, वारिसर, भद्रसार, इसको देवनाम प्रिय, ठीक है। ये भी जैन धर्म को मानता था, ये भी जैन धर्म को मानता था, लेकिन अशोक जैन धर्म को मानता था, लेकिन कलिंग युग के बाद हमने देखा था कि ये बौद्ध धर्म को अपनाने लगा था। और किससे प्रभावित होकर वो हमने सारा देखा, ठीक है। तो डिटेल में हमने सारा का सारा पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मौर्य वंश कंप्लीट। अब हम कल करेंगे मौर्योत्तर काल, एक बार देख लेते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से एक बार देख लो आप, मौर्य वंश हो गया आज हमारा कंप्लीट, ठीक है। हमने साहित्य देखे कौन कौन से साहित्य थे, ठीक है। स्वदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य, ठीक है, कौन कौन से थे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौन कौन थे? अर्थशास्त्र, मुद्रा शास्त्र, वृत्तकंठ, मंजरी, कथा, सरी सागर, ठीक है। और धार्मिक वाले में जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक। और अर्थशास्त्र का हमने पढ़ लिया, ठीक है। इंडिका मैगजीन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि मौर्य प्रांत में ना जो इनकी राजधानियाँ थी वो कौन कौन सी थी, ठीक है। फिर मौर्य वंश के बारे में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में पढ़ा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना उसके दरबार में कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य थे। फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। और कौन आया था? मैगस्थनीज भी इनके दरबार में आया था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो इंडिका थी ना मैगस्थनीज के द्वारा, उसमें ना जो मेन पॉइंट थे ना आज तक हमने जो नहीं पढ़े थे, मतलब कि किस किस चीज़ का वर्णन वो हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बिंदुसार के बारे में, ठीक है, जिसके टाइम पे कौन था? एंटियोकस था, ठीक है। एंटियोकस द्वितीय अशोक के टाइम पे था, ठीक है। इसको इतना याद रख लेना, एंटियोकस द्वितीय अशोक के टाइम पे था, इसके साथ संबंध अच्छे थे, ठीक है। फिर हमने देखा अशोक के बारे में, अशोक के बारे में जो शिलालेख है ना वो सारे हमने डिटेल में अच्छे पढ़े, कौन सी लिपि यूज़ हुई थी, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद इसका वो हो गया था, ठीक है। बिंदुसार के समय में तो है ना क्या होता है? तक्षशिला का विद्रोह होता है, ठीक है। लेकिन अशोक के टाइम पे कौन सा विद्रोह होता है? कलिंग वाला युद्ध, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन थे? कौटिल्य। तो उसके कौटिल्य के संबंध में जो भी क्वेश्चन बने थे ना वो सारे हमने डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? 15 अधिकरण, खोजकर्ता कौन थे? श्याम शास्त्री, 180 प्रकरण, उपभोग 600 श्लोक और भाषा संस्कृत। अर्थशास्त्र का ना अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था, या अंग्रेजी में ट्रांसलेट कब किया गया था इकोनॉमिक को, जो इकोनॉमिक बुक्स है उसका कब? 1915 में। 1909 में इसका पहली बार प्रकाशन, और कहाँ से? और मतलब कि कब से? 1905 में मैसूर संग्रहालय से इसकी लॉन्चिंग हुई थी, ठीक है। और प्रकाशन यहाँ से हो गया था, ठीक है। फिर हमने जो कुछ मेन पॉइंट रह गए थे ना की पॉइंट वो हमने देख लिए, ठीक है। कि बिंदुसार किससे क्या मंगवाता था, बड़ा बेटा जो था ना, मतलब कि जो विद्रोह था उसको, ठीक है।
ये हमने देखे सारे के सारे। फिर संघमित्रा वाला हमने देखा, इसके पुत्र को भेजता। फिर लिपि के बारे में पढ़ा और किसको क्या कहा जाता था वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे कल मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है। यहाँ से ना ये और देख लेना जो था ना, यहाँ से ना 2-3 क्वेश्चन के ना मतलब कि कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो एक बार दोबारा देख लेना। जो बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस क्या करता है, राजदूत तो है ना डायमेसस को भेजता है, लेकिन है ना जो मतलब कि जो बिंदुसार है ना दार्शनिक की मांग करता है। हमने देखा था कि जो बिंदुसार है 3 चीज़ें मंगवाता है, सूखे अंजीर, अंगूरी और दार्शनिक। तो दार्शनिक के लिए किसको भेजता है, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जो कि डायनोसिस यानी दार्शनिक को क्या कहा जाता था, डायनोसिस कहा जाता था, ठीक है। तो दार्शनिक के रूप में किसको भेजता है, टॉलमी द्वितीय को, ठीक है। लेकिन राजदूत बनाकर किसको भेजता है, डायमेसस को भेजता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था, ये रह गया था सॉरी, एंटियोकस द्वितीय के बारे में पढ़ना रह गया हमारा, ठीक है। एंटियोकस जो द्वितीय था ना, सीरिया और पश्चिम एशिया का क्या था, शासक था। ये भी इसका जो उल्लेख है ना अशोक के अभिलेख में है, संख्या 13 में। और किस रूप में एंटियोकस द्वितीय का वर्णन, तो वो है अंत्योक यवन के रूप में किया गया, ठीक है। तो जो एंटियोकस का वर्णन है ना अशोक के शिलालेख में है ना 13वें नंबर में है, संख्या नंबर 13, यानी जो अशोक के शिलालेख की जो संख्या वो कितनी है, 13 है। तो उसमें ना अंत्योक के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, एंटियोकस है, ठीक है। इसका दूसरा नाम अंत्योक के नाम यवन के रूप में किया गया है। एंटियोकस द्वितीय और अशोक के बीच क्या थे, घनिष्ठ संबंध थे। बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के राज्य में हुआ था, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार किसके समय में, अशोक के समय में ज़्यादा हुआ था। पहले किसको मानता था, जैन धर्म को, ठीक है। इसने क्या करे थे, चिकित्सा खुलवाए थे, मनुष्य जंतु औषधि वाले पौधे लगवाए थे, ठीक है। औषधि वाले यानी जड़ी बूटी वाले पौधे लगवाए थे इसने, ठीक है। चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल वगैरह खुलवाए थे, किसके लिए, मनुष्य के लिए भी और जंतु के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ से ये रह गया था। फिर हमने शॉर्ट नोट्स से देख लिए थे, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये देख लेना एक बार। अब हम कल करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है।